आइए दोस्तों, मैं आज आपको मूल अधिकार के बारे में बेसिकली जानकारी दूंगा कि मूल अधिकार क्या है, क्या मतलब ये कैसे कार्य है। सब कुछ मैं आज आपको इस छोटी सी वीडियो में जानकारी दूंगा। सबसे पहले दोस्तों, मूल अधिकार के बारे में ध्यान रखना है कि मूल अधिकारों में एक आर्टिकल 13 और एक आर्टिकल 32 ये दोनों सुनिश्चित करते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकार खतरे में है तो सबसे पहले मूल अधिकार क्या है। मूल अधिकार जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वाधीनता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध हमारे पास अधिकार है कि हमारा शोषण ना हो सके। कम्युनिटीज़ के पास राइट्स हैं कि उनके एजुकेशनल, रिलीजियस, कल्चर्स जो इंस्टीट्यूशन हैं उनको पूरा सम्मान मिल सके। ये सारे अधिकार हैं। व्यवसाय का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, आप अपनी बात को कह सकते हैं, बिना किसी का अनावश्यक अपमान किए अपनी बात कह सकते हैं। ये सारे मूल अधिकार हैं और हमारा संविधान सुनिश्चित करता है कि अगर किसी व्यक्ति का मूल अधिकार खतरे में है, अगर किसी व्यक्ति का मूल अधिकार खतरे में है, यदि किसी व्यक्ति का कोई अधिकार खंडित होता है तो मूल अधिकार तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाए, हाई कोर्ट भी जा सकता है। आर्टिकल 32 के तहत वो सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाए कि हुजूर, जैसे बाबर के ज़माने में घंटी बजाई जाती थी, वैसे ही सीधे सुप्रीम कोर्ट जाए कि हुजूर मेरे मूल अधिकार खतरे में हैं, और सुप्रीम कोर्ट सीधे उसको पिटिशन को सुनेगा, उसकी याचिका को सुनेगा और फिर जो ज़रूरी आदेश वो राज्य को देगा और सुनिश्चित करेगा कि किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार खतरे में न जाएं। इसके विपरीत डीपीएसपी जो है, इसका संबंध इस बात से है कि राज्य कैसा होना चाहिए, शुड बी, कि राज्य को किस तरह होना चाहिए, उसे कैसा बिहेव करना चाहिए, राज्य की जिम्मेदारियां क्या होती हैं। दोस्तों, कॉपी पेंसिल लेके बैठना और इम्पोर्टेंट्स नोट करते रहना। राज्य की जिम्मेदारियां क्या होती हैं, इसको बोलते हैं डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आपको पता है कि आज़ादी की लड़ाई में किसान भी शामिल थे, जो जनजातियां थीं वो भी शामिल थीं, दलित समाज भी शामिल था, अन्य पिछड़े वर्ग भी शामिल थे, महिलाएं भी शामिल थी, बूढ़े भी, बच्चे भी, सब शामिल थे। गाँव में भारत की ज़्यादा आबादी रहती है, गांव की आबादी भी शामिल थी। आज़ादी का सपना सबका एक जैसा नहीं था, वो सबका अलग अलग था। किसानों के लिए आज़ादी का मतलब था जमींदारों से आज़ादी, कि वो अपनी ज़मीनों पर खेती करें और खेती का पूरा उनको लाभ मिले, क्यों किसी जमींदार को लगान दें। उनके लिए तो ये मतलब था। जनजातियों के लिए मतलब था कि जो दिक्कू लोग हैं, शहर के लोग हैं जो शोषण करते हैं, उन शोषण करने वालों से आज़ादी मिलनी चाहिए। महिलाओं के लिए आज़ादी का मतलब केवल ये नहीं था कि देश की संसद में भारत के कुछ लोग बैठ जाएंगे जाकर, उनके लिए मतलब था कि महिलाओं को नीति निर्माण में और सारी डिसीजन मेकिंग पावर में हिस्सेदारी मिले, उनके घर के काम को गरिमापूर्ण सम्मान मिले, घर के काम में पुरुष हिस्सेदारी निभाएं और वो भी सामाजिक जीवन का हिस्सा बन सकें। जब इन सब वर्गों ने भूमिका निभाई थी अपनी अपनी, तो स्वाभाविक है कि इन सब की इच्छा थी कि उनको भी तो सम्मान मिलना चाहिए। तो डायरेक्टर प्रिंसिपल में कुछ ऐसी बातें लिखी हुई थी कि राज्य को क्या करना चाहिए। जैसे राज्य को कोशिश करनी चाहिए कि आय का जो वितरण है उसकी असमानताएं को दूर करें, यानी कि बराबरी, समाज में आर्थिक बराबरी जहाँ तक संभव हो ला सकें। अब हुआ क्या, हमारे संविधान में कुछ बेसिक कॉन्ट्रडिक्शन थे, जैसे एनिमी कॉन्ट्रडिक्शन था। मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो एक फंडामेंटल राइट्स है जिसको बोलते हैं संपत्ति का अधिकार। अब तो वो नहीं रहा। अब तो उसको, जब मोरारजी अंसारी की सरकार बनी 1977 में, उसने 44th अमेंडमेंट से उसको हटा के एक लीगल राइट्स बना दिया। पहले वो फंडामेंटल राइट था।
लीगल राइट्स का महत्व कम होता है, फंडामेंटल राइट्स का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। संपत्ति का अधिकार एक तो आर्टिकल 91F में और एक था आर्टिकल 31 में। इन दो आर्टिकल में था, ये कहता था कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को, नागरिक को संपत्ति के अर्जन, धारण और वहन का अधिकार होगा। यानी अब प्रॉपर्टी को खरीद भी सकते हैं, पेरेंट से भी ले सकते हैं, आप इसे रख भी सकते हैं, आप उसे बेच भी सकते हैं, गिफ्ट भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आपका राइट्स है। और ये फंडामेंटल राइट्स था। अब आर्टिकल 31 कहता था कि किसी व्यक्ति की संपत्ति को छीनना आसान नहीं हुआ, इसके लिए कुछ प्रोसेस था और उस प्रोसेस में ये भी था कि उस व्यक्ति की संपत्ति के बदले कंपनसेशन देनी होगी, उसके बाद ही राज्य संपत्ति छीन सकेगा, और वो भी केवल लोक हित में, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के हित में। अब एक तरफ संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट्स था, दूसरी तरफ डीपीएसपी में आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। आर्टिकल 39 और 39C कहते थे कि राज्य को प्रयास करना है कि विभिन्न वर्गों में, अमीरों और गरीबों के बीच में जितनी ज़्यादा बराबरी हो सके, आर्थिक हो सके, फिर उसके लिए राज्य को ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए। अब आप सोच के देखिए, अगर एक तरफ संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है, इसका मतलब है कि जमींदारों के पास जो संपत्ति हैं वो भी इनका मूल अधिकार हैं, जितने अमीर लोग बड़े बड़े हैं उनके पास जितनी संपत्ति हैं वो उनका मूल अधिकार है। तो जब तक आप उनके संपत्ति से कुछ ले नहीं पाओगे तो आप गरीबों को बांटोगे कैसे? अब इसका मतलब ये हुआ कि डीपीएसपी को लागू करने में जो चीज़ आड़े आने वाली थी वो एक मूल अधिकार ही था। फिर देखिए, हमारा संविधान में एक आर्टिकल है 14 से 18 तक सारे आर्टिकल्स को बोलते हैं समानता का अधिकार। 14 तो एक बेसिक आर्टिकल है, 15, 16, 17, 18 उसके विभिन्न हिस्सों के बारे में है। और शिक्षा के स्तर पर समानता की बात जिस आर्टिकल से निकलती है उसको बोलते हैं 15, आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 कहता है कि देश में सब लोग समान होंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा, विषमता नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ आर्टिकल 46 जो कि डीपीएसपी में है, वो ये कहता है कि राज्य प्रयास करेगा कि जो एससी है, एसटी है या जो अन्य कमज़ोर वर्ग है समाज के, उनके शैक्षिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि हो सके, सुरक्षा हो सके, उन्हें शोषण से बचाया जा सके। आप सोच के देखिए कि मान लीजिए कि किसी समाज में कुछ जातियों के लोग जिनकी आबादी 10% है, किंतु शिक्षा के क्षेत्र में उनकी भागीदारी 80% है, और कुछ ऐसे समूह हैं, कुछ ऐसी जातियां हैं, समुदाय हैं जिनकी जनसंख्या की भागीदारी 17% हो, 50% हो, लेकिन शिक्षा में 5% हैं। जैसे महिलाएं आबादी में 49, 48, 47% हैं, और शिक्षा की दुनिया में उनकी भागीदारी, उच्च शिक्षा में आके उनकी भागीदारी 1% के आसपास आके रह जाती है। जब तक इनको विशेष सुविधाएं नहीं देंगे तब तक बराबरी कैसे आएगी? इसलिए आर्टिकल 46 और आर्टिकल 14 के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन दिखता है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन शुरू में लोगों को नज़र नहीं आया,